हमारा अंतिम उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में राज्य करना। मंदिर और मस्जिद हमारा कभी मुद्दा न था, न कभी होगा। हमारा मुद्दा तो सिर्फ रोजी और रोटी है। जय भीम। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम बातचीत करेंगे कांशीराम फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अर्जुन सिंह से। जी शुक्रिया। एक पहचान ये भी है कि इन्होंने न सिर्फ ये फिल्म बनाई है बल्कि इस तरह की तमाम फिल्मों को बनाने के लिए फिल्मों का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे बॉलीवुड कहते हैं मुंबई से बनने वाले सिनेमा को, ठीक उसी तरह से इन्होंने बहुजन वुड की शुरुआत की है, जिनमें एक बड़ा विजन है कि तमाम दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के नायक नायिकाओं पर फिल्में बनाई जाएंगी और दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी कलाकारों को भी वरीयता दी जाएगी ताकि वो मुख्य धारा में आकर अपनी कहानियों को उस तरह से बता सकें और लोगों को समझा सकें। हम बातचीत करते हैं आज, क्योंकि कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, तो कांशीराम जी के जीवन पर, उन पर बनी फिल्म पर। मान्यवर कांशीराम की पुण्यतिथि है और आपने उन पर फिल्म बनाई है, लेकिन पहला सवाल इस फिल्म से ना हो करके ऐसी फिल्में बनाने की धारणा से है कि क्यों ऐसा लगता है कि बहुजन वुड की ज़रूरत है और इस तरह की फिल्में बनाए जाने की क्यों अलग से ज़रूरत आपको महसूस हुई? आप इतिहास में देख लीजिए, जितने भी दलित आंदोलन रहे, मतलब सिनेमा में बहुजनों का जो शोषण है, मतलब जिस तरीके से हुआ है पहले, उस तरीके से सिनेमा में बहुजनों को दिखाया जाता है कि मतलब उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए या उनके घर जलाए गए, ज़मीन छीन ली गई, इस तरीके से। लेकिन एक मोटिवेशनल सिनेमा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, जबकि ऐसे हज़ारों सैकड़ों महापुरुष हुए हैं जिन पर फिल्में बनाई जा सकती हैं और उनसे लाखों जो युवा हैं वो उनसे प्रेरणा लेके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वो बॉलीवुड का जो नज़रिया है बहुजन साहित्य पर, वो यही है कि शोषण वाली जो फिल्में हैं वो काफ़ी बनाई उन्होंने, लेकिन मोटिवेशनल सिनेमा की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और बहुत कम फिल्मों में ये शोषण भी उन्होंने बहुत कम फिल्मों में दिखाया है, तो ये एक पार्ट छूट रहा था। और दूसरा ये है कि बहुजन कलाकारों को मौका ना के बराबर मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो वो जो कलाकार हैं उनको भी काम करना है। आज ऐसा तो है नहीं सिनेमा में कि सिनेमा सिर्फ सौण देखते हैं या वही उसमें हीरो हैं। आजकल 85% जो बहुजन समाज है उसी की वजह से सब कुछ है। अगर वही 85% फिल्में देखना बंद कर देगा तो वो सिनेमा में जितना भी पैसा कमा रहे हैं लोग या इंडस्ट्री जो बॉलीवुड खड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बहुजनों की वजह से है। अब बहुजनों को उसमें आप काम दे नहीं रहे हो या कोई भी कलाकार को काम दे नहीं रहे हो, तो बहुजनों के लिए फिर ऐसा सिनेमा लाना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सभ्यता को बहुजन कलाकारों के साथ लेके और उनके साथ हम लोग काम करें और बहुजन सभ्यता को बढ़ाने का कार्य करें। अब इन पर हम एक लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात को जानना चाहेंगे कि मान्यवर कांशीराम पर फिल्म बनाने की आपको क्यों सूझी, और उस फिल्म को बनाने के बाद आप बताएं कि क्या जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, उसकी तरफ कुछ कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कुछ सफलता हाथ लगती दिख रही है, कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं? मान्यवर साहब पर फिल्म बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनका जो मैसेज था वो ताउम्र उन्होंने समाज के बीच में काम किया। अब जब वो हमारे बीच से चले गए तो उनकी जो विचारधारा है वो आने वाली पीढ़ी में जाना ज़रूरी है। और आज के जो हमारे नेता हैं या समाज सेवी हैं वो उस तरीके से, मतलब आप मान्यवर साहब को किस या बुक्स पढ़ाते हो आप या अपनी तरफ से बताते हो कि मान्यवर साहब ऐसे थे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कितना ऑब्जर्व कर पाएगी उस चीज़ को। लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है, हमारा दिमाग जो है पिक्चर में सोचता है। अगर हम लोग, आप बात कर रहे हैं और आप मुझे कभी याद करोगे तो मेरा इमेज आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो जब इमेज दिमाग में आएगा तो हम इमेज के माध्यम से ही लोगों को, वीडियो के माध्यम से ही लोगों को, आप कोई किताब पढ़ते हैं तो वो किताब को आप 5 बार पढ़ेंगे तब भी वो सही से आपको नहीं याद रहेगी, लेकिन एक फिल्म की कहानी आपको एक बार देखने पर भी ताउम्र तक याद रहेगी। तो फिल्म बनाने का यही उद्देश्य था कि मान्यवर साहब की जो विचारधारा है, जो उन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, ताउम्र उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया, वो आने वाली पीढ़ी के और तमाम पीढ़ियों के बीच में उसको जाना बहुत ज़रूरी था। अभी ये बात किसी से नहीं छिपी हुई है कि पूरा बॉलीवुड या फिल्मों का जो पूरा व्यापार है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट से जुड़ा हुआ है। एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ,
मान्यवर कांशीराम ने जिस पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी को बनाया, वो अभी एक हालिया रिपोर्ट आई कि पिछले 15 साल से एक भी रुपए उसे कॉरपोरेट चंदा नहीं मिला है। सवाल अब आप पे है कि जब कॉरपोरेट के लिए इतनी अछूत है मान्यवर की राजनीति, तो आपको क्या चुनौतियां नहीं फेस करनी पड़ी? कैसे पूंजी जुटाई गई और कैसे फिल्म बनाई गई? मेरा मानना ये है कि जब हम एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ मैं आपको कि हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या मेरे दिमाग में आया कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मेरे दिमाग में आया कि मुझे मॉल्स के अंदर रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, और वो मॉल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारा, वहाँ का मुझे स्पेस लेना पड़ेगा, वहाँ मुझे स्टाफ रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं ठेली लगा के भी लोगों को खाना खिला सकता हूँ। आपने देखा होगा बॉम्बे में या बड़े शहरों में, यहाँ भी दिल्ली में आप गुड़गांव की तरफ जाइए, ठेली लगा के लोग चावल दाल और वो रोटी सब्जी खिलाते हैं और सारा स्टाफ खाता है, जो कॉर्पोरेट कंपनियों में जो काम करते हैं ना, चूँकि वो 50 रुपये या 100 रुपये में आपको खाना खिलाता है, ठीक है, और आप होटल में जाएंगे तो आप 500-700 रुपये का खाना खाएंगे। मतलब बॉलीवुड के 5 स्टार के सामने आपने बहुजन वुड का ठेला लगा लिया। बिल्कुल, हमारा मानना यही है कि हमारा जो कंटेंट है उसमें अगर दम होगा और वो बहुजन समाज के कहीं ना कहीं काम आएगा तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे। और मेरा मानना यही है, काम आप करते हैं कोई भी, आपकी स्टार्टिंग कहीं से भी हो, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो आप मुकाम हासिल कर पाएंगे। चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है, हालांकि उसके लिए भी तमाम चुनौतियां हो सकती है। मसलन वो ठेली लगाने के लिए भी, यानी बुनियादी शुरुआत के लिए भी कुछ पूंजी की ज़रूरत होती है, तमाम चीज़ों की। एक मॉडल ये होगा। अच्छा, अभी हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने मान्यवर कांशीराम पर मूवी बनाई, तो ज़रूरी ये भी है कि किन किन चीज़ों से आप प्रभावित रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि कांशीराम को क्या चीज़ें यूनिक बनाती हैं? वो राजनीति में और समाज में ऐसी कौन सी जागृति के काम किए कि जिन्हें याद न सिर्फ आप कर रहे हैं, बल्कि नई जनरेशन को और आगे आने वाली जनरेशन को चाह रहे हैं कि उन फिल्मों के जरिए उनकी पूरी कहानी याद रखी जाए? ऐसा क्या खास दिखा आपको कांशीराम के व्यक्तित्व में? अभी जैसे कॉरपोरेट की बात की, तमाम लोग, जब मान्यवर साहब ने पार्टी बनाई थी, तमाम लोग बोल रहे थे कि इतनी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास दौलत, धन, हेलीकॉप्टर, तमाम प्राइवेट जेट, ये वो फलाना ढिमका है, ठीक है। तब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो लोग उन पर हंस रहे थे। तो उन्होंने बोला था, एक कोई नेता है, वो नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने कांशीराम साहब से बोला कि हमारे पास सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और तुम साइकिल से बेवकूफ़ बने घूम रहे हो, सड़कों पे साइकिल चलाते हुए घूम रहे हो, तो हमारे सामने कैसे टिक पाओगे? तो कांशीराम साहब ने बोला, जिस गली से मेरी साइकिल निकल जाएगी, आपकी मर्सिडीज़ फंस जाएगी, वहाँ से नहीं निकल सकती। जिस गली से मैं कीचड़ से मैं अपनी साइकिल को अपने कंधे पर लेके जाऊँगा, वहाँ तुम अपनी मर्सिडीज़ को नहीं ले जा सकते। तो ये बहुत सारी उनकी बातें हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और उन्हीं गलियों में रहने वाली आबादी को सबसे पहले उन्होंने अपना वॉलेंटियर बनाया। हाँ, अभी आप मान लो कि कोई करोड़पति अरबपति नेता पॉलिटिशियन है जिसके पास सारे संसाधन हैं, और वो किसी गांव में लोगों के बीच में जाएगा, तो वो कैसे अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाएगा उन गलियों से? और मान्यवर साहब की जो साइकिल थी, वो साइकिल से ही उन्होंने पूरे देश में यात्राएं की। तमाम लोग हेलीकॉप्टर, ये वो सब, वो साहब के पास भी हेलीकॉप्टर आया बहुत लंबे समय के बाद, जब उनकी एज हो चुकी थी और बहुत काम कर चुके थे वो। हो सकता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं आज वही एक लोगों का नज़रिया ये भी हो सकता है कि उस समय मान्यवर साहब ने साइकिल से स्टार्टिंग की थी और राजनीति में अच्छी पहचान बनाई। उसी तरीके से हमारा भी अभी एक जो ट्रैक है वो साइकिल का हम मान सकते हैं। ये साइकिल का ट्रैक है। और आप जिन परिस्थितियों को बता रहे हैं कि तब स्थापित पार्टियां थी, मसलन लेफ्ट सेंटर का क्लेम करने वाली कांग्रेस और लेफ्ट उसकी विपक्षी, और बीजेपी भी अब राजनीतिक दल के रूप में उभर गई थी। तो बीएसपी की जब स्थापना हुई तो कांशीराम से यही कहा गया कि अलग से आपके राजनीतिक दल की क्या ज़रूरत है। ठीक वही बात जैसे हमने कहा कि बहुजनों की मीडिया की क्या ज़रूरत है, लोग कहते हैं कि बहुजनों की अलग पार्टी की क्या ज़रूरत है, सारे हित तो गांधी स्टाइल में साध दिए जाएंगे, दलितों के भी। उन्हीं का जवाब देते हुए कांशीराम बोले कि नहीं, हमें ज़रूरत है हमारे आत्मसम्मान की एक पार्टी की। उसी तरह से मीडिया में हम लोगों ने, मतलब तमाम बहुजनों का जो मीडिया है वो कुछ सालों से प्रयोग कर रहा है। अब उसी बात को अगर आप लेकर उतर रहे हैं सिनेमा में, क्या लग रहा है? कुछ सफलता 1-2 फिल्मों के बाद लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं? मान्यवर साहब की जो फिल्म है वो हमने महाराष्ट्र में जब रिलीज की थी सिनेमा हॉल में, तो खास रिस्पांस नहीं था, चूँकि मैं ही डायरेक्टर था, मैं ही प्रोड्यूसर था, डिस्ट्रीब्यूट भी मैंने ही की थी।
मतलब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिला फिल्म को दिखाने के लिए, ठीक है। जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट की तो उस तरीके से हम लोग प्रमोशन नहीं कर पाए उस चीज़ का, लेकिन वहाँ से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। फिर मध्य प्रदेश में भी रिलीज की हमने सिनेमा हॉल में फिल्म, तो मध्य प्रदेश में भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन यूट्यूब पर जब दिल्ली से हम लोगों ने उस फिल्म को रिलीज किया तो नेशनल दस्तक पे शायद अभी 9-10 लाख लोगों ने देखा है उसको, और 4 चैनल पे, चार चैनल हमने देखा जहां 4 लाखों से 5 चैनल पे मैंने देखा है उसको। तो 20 लाख लोगों ने लगभग यूट्यूब चैनल पे देखा है और 8 से 10 लाख लोगों ने फेसबुक पर देखा है। तो ये बड़ी बात थी हमारे लिए। तो लाखों जो मतलब दर्शक हैं जो मान्यवर साहब और बहुजन विचारधारा के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग पर्सनली उनका इतना अटैचमेंट है कि हम किसी भी शहर में देश के, अभी बहुजन वुड से या मैं एज ए फिल्म डायरेक्टर कोई प्रोग्राम करता हूँ तो मतलब हम लोगों को संभाल नहीं पाएंगे, इतने लोग सपोर्टर हैं। तो कुछ हाइलाइट्स दीजिए, क्योंकि आप फिल्मों की ही बात कर रहे हैं, उस फिल्म की खास बात कर रहे हैं, तो क्यों देखना चाहिए? कुछ अगर बताएं कि ऐसा क्या नैरेटिव या कहानी उसमें दिखाई उस फिल्म में जो फिल्म जब स्टार्ट होती है और नरेशन के बाद मानवर साहब जब लगभग 10-12 साल की एज रही होगी। अब 10-12 साल की एज में हमारे मतलब मैं 10-12 साल का था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। उस समय मानवर साहब जुड्डा रखते थे, ठीक है, और उस समय उन्होंने अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे मेरे बाल कटवाने हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, मतलब जुड्डा वुड्डा बांधने में, जो सिख लोग रखते हैं सिर्फ हाँ। बाल तो नहीं वो काटते हैं। उनके पिताजी बोले कि पागल है क्या, हम सिख हैं, मतलब जुड्डा थोड़ी काटेंगे, ये तो हमारी शान है ये वो। तो वो कई बार फोर्स किया, उन्होंने नहीं माने। तो उन्होंने एक दिन कैंची उनको दिखी, कांच के सामने खड़े होकर मिरर के सामने उन्होंने खुद से बाल काट लिए। और जब जब उनको मतलब उनको डांट पड़ी, जब पिटने की बारी आई, तब उन्होंने बोला कि 1 घंटे से ज़्यादा आप मेरे बाल धोने में और ये जुड्डा करने में लगा, तो इतना समय अगर मैं अपनी पढ़ाई में लगाऊंगा तो मेरा उद्धार हो सकता है, ठीक है। तो वो 12 साल की एज में मतलब इतना बड़ा डिसीजन उस समय में बाल काटना सिखों के लिए मतलब बड़ी बात थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि मान्यवर साहब का जो नज़रिया था वो एकदम डिफरेंट सोचते थे। मतलब अगर चुनाव लड़ना है और चुनाव में अगर मतलब हार जाते हैं लोग, तो हार जीत की तरफ रहता है, जो जीत जाता है उसी को लोग लाइक करते हैं, उसी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। तो जब एक बार वो चुनाव लड़े थे साहब, तो हार गए थे, 35-40 हज़ार वोट आए थे। तो एक पत्रकार पूछ रहा था, आप सांपनाथ और नागनाथ बोलते थे कांग्रेस बीजेपी को, आप तो इनके सामने टिक ही नहीं पाए, आप तो हार गए। तो उन्होंने पत्रकार से बोला मुझे कितना समय हुआ है, मैं हारा हूँ, मैं जीता हूँ। कि कैसे जीते हो, कितना समय हुआ है? उन्होंने बोला कि अभी मुझे 6 महीने तैयारी किए हुए, और जब मुझे कोई इस एरिया में नहीं जानता था, और 40,000 लोग अभी मुझे जानने लगे, 40,000 लोगों ने मुझे वोट किया, तो मैं कैसे हारा हूँ, ठीक है। दूसरी बार फिर हारे चुनाव, तो बोला कि पहले मैं हारने के लिए लड़ा था, अभी हराने के लिए लड़ा हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो कैंडिडेट था वो हार गया था साहब की वजह से, तीसरा कोई जीता था। तो तीसरी बार बोला था कि अगली बार हम जीतने के लिए लड़ेंगे, पहले हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, वो अलग सोचते थे, लाइन से अलग सोचते थे। तो बहुत सारी इनकी जो मान्यवर साहब की जो सोच थी, हर एक सोच से, हर एक मूवमेंट से मतलब आपने एक मूवमेंट भी अगर साहब का पकड़ लिया तो आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। और मान्यवर साहब की सबसे जो थॉट था वो लोगों के बीच में जो मैसेज देना वो दे चुके आज। मतलब कि मान्यवर साहब कहते थे कि मैं बहुजन राजनीति की या लोगों राजनीति की या अम्बेडकर की विचारधारा की लोगों को सबके अंदर खुजली फैला दूंगा। अब मेरे जाने के बाद है ना सब लोग खुजाते रहेंगे। तो आज वही स्थिति है कि हर यंग युवा पढ़ लेता है, वो राजनीति में सीधा इन्वॉल्व होता है। आपने क्या चुना कि उसे किसी को हीरो के रूप में प्रोजेक्ट करना है, या मुद्दा फिल्म में हीरो की ने चुना, और क्या लगा कि आपको किरदार के इर्द गिर्द पूरी कहानी गढ़ी जाएगी, तब फिर वो ज़्यादा इस्टेब्लिश करेगा उस बहुजन मिशन को? हम लोगों ने हम चाहते तो मान्यवर साहब की पूरी फिल्म पूरी लाइफ पर काम कर सकते थे। हमने 1984 तक इसलिए चुना कि बेसिक जो कहानी है ना 84 के बाद की राजनीतिक जो सफ़र है उनका, वो मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से सोच बनी, ये सारी चीज़ें हमने फिल्म में दिखाई है। और फिल्म में दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि आज अगर मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ या आप रिपोर्टर हो, तो अभी जब हम एक छोटा सा न्यूज़ रूम है, हम यहाँ बैठ के मतलब चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले सालों में अगर हो सकता है बड़ा सा स्टूडियो, बड़े बड़े कैमरे हों जैसे मैन स्ट्रीम मीडिया में होता है,
तो लोग वो देख के खुश होना पसंद करेंगे, पीछे कोई नहीं देखता। लेकिन आने वाली पीढ़ी है और जितने भी लोग हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर लोग आज काम कर रहे हैं, जैसे मतलब आप अगर मोस्टली लोगों से पूछेंगे आपका फेवरेट पत्रकार कौन है, तो जनरली लोग जवाब देंगे रवीश कुमार। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक किसी है। पत्रकार का नाम हाँ, ले। लेकिन रवीश कुमार बनने के लिए उन्होंने पीछे क्या किया है, मतलब ये अलग, मेरा नज़रिया यही है कि जब लोग सक्सेस होते हैं उसके बाद की कहानी लोग सब जानना चाहते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग थी वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोगों ने फिल्म को बचपन से लेके और 84 तक इसीलिए दिखाया था कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, वो इस लेवल पर मतलब इस सोच के साथ काम करेगा तो निश्चित ही उसे सफलता मतलब मिलेगी। इसमें आपने गुंजाइश रखा है कि इस फिल्म में आगे इसी कड़ी में एक और फिल्म बन सकती है, क्योंकि अगर 84 तक का सफ़र आपने दिखाया है फिल्म में, तो ये भी हो सकता है कि 84 से लेकर 2006 तक का सफ़र एक दूसरी सीरीज हाँ। के रूप में आ जाए। हम लोग है ना फिल्म के साथ 84 के बाद अगर बनाते उस समय तो बिल्कुल भी न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि 84 के बाद का जो मान्यवर साहब का जो दौर था वो तो अद्भुत था, मतलब वो किसी फिल्म स्टार या उनसे कम नहीं था, मतलब बहुत फिल्म स्टार की बात करेंगे बहुत छोटी चीज़ है। मान्यवर साहब 1984 से उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा, लाखों की भीड़, पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रैली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन एक सीन फिल्माने में लाखों रुपए खत्म होगा, मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने ये सोचा था कि 84 तक हम बनाते हैं, हो सकता है किसी बड़े डायरेक्टर के दिमाग में क्लिक करे कोई बात, तो इसका दूसरा पार्ट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं बनाता है तो हम जिस दिन उस लायक हो जाएंगे, मतलब करोड़ों रुपए लगा सकते हैं और बना सकते हैं, तो पक्का बनाएंगे। तो क्योंकि ये आपने पूंजी के सवाल उठाए, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ सवाल यही उठता है कि बहुजन वुड का भविष्य क्या है, तमाम बहुजन नायकों की फिल्मों के मायने क्या हैं। तो बिल्कुल आखिर में सवाल कि क्या लगता है कि इस तरह के जो नेता रहे हैं और जो तमाम अन्य महापुरुष रहे हैं और तमाम वो आइकन्स जैसे सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, तमाम लोग, तो उन सबकी जीवनी पर, उनकी ज़िंदगियों पर क्या फिल्में बननी चाहिए और उसके तरफ क्या पहल की जा रही हैं आप लोगों की तरफ से? अभी जैसे मान लिया जाए जितने भी मतलब काल्पनिक कैरेक्टर्स को लेके बॉलीवुड फिल्में बनाता है, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मतलब हमारे पास कहानियाँ हैं हमारे महापुरुषों की, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि किताबें पढ़ना तो लोगों के बस का काम है नहीं, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है वो फ़ोन में या थिएटर में फिल्म देखना पसंद करती है, तो बुक्स का एक अपना दायरा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो बहुजन सभ्यता, बहुजन विचारधारा जो है, जो भी महापुरुषों ने मतलब अपने जीवन की आहुति दी समाज के लिए, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना ज़रूरी है। मतलब आप अगर कोई फिल्म बना देते हैं तो आने वाली 3-4 पीढ़ियाँ उसको देख सकती हैं और उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा ले सकती हैं। मतलब आप अगर कोई मोटी किताब पढ़ते हैं तो उसको 4-5 दिन लगेंगे आपको पढ़ने में, आप 1.5 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे में फिल्म देख सकते हैं। और जब आपके पास समय है तब देख सकते हैं। आप मेट्रो में चलते हुए देख सकते हैं, आप बस में ट्रेवल करते हुए, ट्रेन में, जहाँ जिस स्थिति में हैं आप, जब आपके पास समय है, आप लंच टाइम में देख सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है और हमारी पूरी टीम का कि बहुजन विचारधारा में जितने भी महापुरुष हुए हैं, हमारा पहला सपना यही है कम से कम उनको लेके हम कुछ ना कुछ। तो कैसा रोड मैप होगा? कॉरपोरेट तो इनमें बहुत ज़्यादा अभी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, तो कुछ है तरीका कि किस तरह से बहुजन वुड को लोग कैसे दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अभी तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है सभी लोगों का, और हमने ऑडिशन के बाद से कुछ एक नया प्लान किया है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि भी है। हम लोग मान्यवर साहब की उसी कड़ी से एक छोटा सा पॉइंट निकाल के उनसे सीख करके हम लोग एक टॉक शो स्टार्ट करने वाले हैं बहुजन वुड चैनल पर। सत्यमेव जयते आपने देखा होगा, वैसा ही हम लोग एक टॉक शो प्लान कर रहे हैं जिसका टाइटल है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और हम 22 मिनट का वो एपिसोड बना रहे हैं। तमाम बुद्धिजीवी, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर जो लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई सोशल वर्कर है तो उनको लेके, अगर कोई मीडिया से है तो उनको लेके 22 मिनट का हर एक गेस्ट को हम लोग बुलाएंगे। अगर यूथ राजनीति पे बात करनी है तो यूथ लीडर को बुलाएंगे, अगर जॉब्स पे बात करनी है तो किसी उस फील्ड के बंदे, अगर बिजनेस पे बात करनी है बहुजन पे, अगर सिनेमा पे बात करनी है, तो अलग अलग टॉपिक पर हम लोग है ना 22 मिनट का एपिसोड बनाने वाले हैं। अगले मंथ से शूट है उसका, अभी स्टूडियो में काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म होता है हम 22 मिनट का एक टॉक शो
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन वुड चैनल पर दिखाएंगे, जिससे ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे लोग कितना पसंद कर रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टाइम तक। कितने भी एपिसोड बनाने पड़े इसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मतलब उसे हर रूप में उन पर चर्चा भी होगी और तमाम पहलुओं पर किया जाएगा। मानवर कांशीराम पर फिल्म बनाने के साथ ही आप अभी शायद घोषणा किए हैं कि 5-6 फिल्में और बनाने का प्लान है, उनके बारे में बताते हुए हम बातचीत खत्म करते हैं। ऑडिशन इसीलिए किया था हम लोगों ने कि 6 फिल्मों की कास्टिंग कर पाएँ, और 6 फिल्मों में पहली फिल्म है हमारी हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जिस पर लगभग काम कंप्लीट हो गया, अभी शूट उसका स्टार्ट होने वाला अगले मंथ से। और उसमें उसके लिए कास्टिंग कर रहे हैं हम लोग। रोहित वेमुला है, रोहित, इसके बाद हम लोग रोहित वेमुला पर करेंगे। उसके बाद जल सत्याग्रह है, और उसके बाद सावित्रीबाई फुले है, और सबसे बड़ा जो करंट जो मुद्दा है वो 2 अप्रैल भारत बंद वाला, जिसमें 12-14 लोग शहीद हुए थे। मंडल कमीशन पर और मंडल कमीशन, ये 6 कॉन्सेप्ट हैं। 2020 खत्म होते होते हम इनको खत्म कर देंगे, ये बना के, और हम लोग इसको रिलीज भी कर देंगे। और ये फिल्में रिलीज करने के साथ साथ वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर हम लोग इनको भेजेंगे। और इसके साथ साथ ये जो टॉक शो प्लान किया है इसको भी करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आगे फिर प्लान करेंगे आगे की जर्नी। आखिरी कमेंट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलता हिंदुस्तान से अपील करता हूँ कि जैसे बहुजनों का मीडिया है वैसे बहुजनों का सिनेमा है बहुजन वुड। तो जितने भी लोग सिनेमा देखना पसंद करते हैं या आने वाले समय में देखेंगे सिनेमा, जो बहुजन विचारधारा को जानने की कोशिश करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप सभी जितने भी दर्शक हैं बोलता हिंदुस्तान के, आप लोग बहुजन वुड के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से बहुजन सिनेमा को देख पाएंगे आने वाले समय में, और बहुजन वुड जो भी प्लान कर रहा है वो आप जान पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल अर्जुन जी, जब सिनेमा की बात हो रही तो सिनेमा क्या है? उसी समाज की एक कहानियों को, उन्हीं समाज के नायकों को देखना दिखाना है। बिल्कुल इसी तरह से बहुजनों के मीडिया के तौर पर हमारी वो जिम्मेदारी है, जिन पहलुओं को नहीं छुआ जाता, जिन बातों को नहीं दिखाया और बताया जाता, और जिनको ग्लोरीफाई करने के बजाय बल्कि निगेट किया जाता है, उनको हम लोग आगे रखना और उनकी बातों को करना पसंद करते हैं। जब नाग नागिन सांप सपेरे दिखाकर, जब मिथिकल कैरेक्टर गढ़कर, जब धारदार तलवारों और भव्य सेट को दिखाकर फिल्मों को हिट कराया जाता हो, तब एक ऐसे दौर में संघर्ष करने वाले नायक नायिकाओं पर फिल्में बनाना अपने आप में काबिले तारीफ है। हो सकता है सहमतियां असहमतियां या फिर राजनीति में लोगों का क्या योगदान है, इस पर दो राय हो सकती है, लेकिन उन तमाम पहलुओं को छूने, उन तमाम पहलुओं को उजागर करने, पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी सिनेमा की थी। बॉलीवुड में हमेशा ये कमी दिखी है। हमेशा हॉलीवुड की अगर बात करें तो वहाँ पर गोरे और काले का भेद लगभग मिटा दिया गया है, मुख्य भूमिका में काले लोग आने लगे हैं। लेकिन बॉलीवुड आज भी न सिर्फ रेसिस्ट है, जातिवादी और कॉरपोरेट के तरफ झुकाव रखता है। इन्हीं चीज़ों को संभव है कि बहुजन वुड तोड़े, इसके लिए एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है।